Welcome to my class, students. We are doing footprints without feet and this is the chapter the making of a scientist. हम यहाँ पर समरी करेंगे और ये जो पूरी कहानी है ये मैंने दो पार्ट में किया है. तो दिस इज द समरी पार्ट 1. तो इन दिस समरी इन दिस सेशन वी विल कम टू नो अबाउट द चाइल्डहुड सेशन ऑफ द साइंटिस्ट. कैसे वो बचपन में वो क्या करते थे, कैसे उसमें साइंटिस्ट बनने के गुण आए, ये सब हम इस सेशन में देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. ना ऑथर के बारे में हम जान लेते हैं. रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन वॉज एन अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर. ये अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर है who later became a freelance author of magazine articles and books. और बाद में वो फ्रीलांस मैगजीन और में आर्टिकल्स लिखने लग गए और वो क्या कहिए बुक्स में वो आर्टिकल्स लिखने लग गए, स्पेशली ऑन द टॉपिक्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्काउटिंग. तो स्पोर्ट्स एंड स्काउटिंग पर उनको ज्यादा इंटरेस्ट था तो उसके ऊपर वो आर्टिकल्स लिखते थे. उनका जन्म हुआ 1925 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एंड ही डायड ऑन 11 फरवरी 2006 सेलिसबरी पेंसिल्वेनिया यूनाइटेड स्टेट्स में. तो ये हमारे ऑथर है, ये कोई पर्टिकुलर लेखक नहीं है, ये न्यूज़पेपर राइटर है और बाद में इन्होंने फ्रीलांस आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट किया. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ. At the age of 22, Richard as a Bright excited the scientific world with a new theory on how cells work. ये कौन सा थियोरी है? सेल्स कैसे काम करते हैं, हमारी कोशिकाएं कैसे काम करती है. और उस समय रिचार्ड एच एब्राइट ही वो साइंटिस्ट है जिनके बारे में पूरा चैप्टर है. तो उनकी एज क्या थी? वो सिर्फ 22 इयर्स के थे और उन्होंने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में एक्साइटमेंट ला दी थी. एक पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड उत्तेजित हो गया था ये नई थ्योरी के बारे में जान के, क्योंकि इससे काफी बेनिफिटेड हुआ था हमारा साइंटिफिक वर्ल्ड. It was the first time the proceedings of the National Academy of Science Journal had ever published the work of college students. ये जो आर्टिकल था वो प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जर्नल में छपा था और फर्स्ट टाइम इस जर्नल ने किसी स्टूडेंट के आर्टिकल को छापा था. फॉर रिचार्ड इट वाज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग अचीवमेंट्स इन साइंस. और रिचार्ड के लिए, जो कि हमारे साइंटिस्ट है रिचार्ड एच एब्राइट के लिए, ये साइंस में जितने भी अचीवमेंट्स हुए हैं उसके लॉन्ग स्ट्रिंग में ये भी एक स्ट्रिंग इज उसका भी ये फर्स्ट वाज द फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्ग स्ट्रिंग्स. जितने भी अचीवमेंट्स हुए साइंटिफिक वर्ल्ड में उसका ये फर्स्ट अचीवमेंट था, फर्स्ट स्ट्रिंग था. एंड अदर फील्ड्स और साइंटिफिक और दूसरे फील्ड्स में जितने अचीवमेंट्स हुए हैं उसमें इनका आर्टिकल छपना इट वाज लाइक द फर्स्ट स्ट्रिंग. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज. और ये कैसे स्टार्ट हुआ? ये सब तितलियों से स्टार्ट हुआ, बटरफ्लाइज से स्टार्ट हुआ. एंड ओनली चाइल्ड, इकलौते बच्चे, ही ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग्स इन पेंसिल्वेनिया. वो उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनकी जो ग्रोथ हुई थी, वो जो बड़े हुए थे वो नॉर्थ ऑफ रीडिंग्स में जो पेंसिल्वेनिया में है वहां पर वो बड़े हुए. Beginning in kindergarten, he collected butterflies, rocks, fossils and coins. जब वो किंडरगार्टन में पढ़ते थे तभी से उनको बहुत शौक था कलेक्ट करने का. क्या? बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स. He became an eager astronomer too. Sometimes star gazing all night. तो बचपन में क्या करते थे? पूरी रात स्टार्स को देखते थे, आसमान को देखते हुए, तारों भरे आसमान को देखते हुए, और एस्ट्रोनॉमर बनना भी वो चाहते थे. His mother encouraged his interest in learning. और वो चूंकि इकलौते बच्चे थे और उनकी माँ का पूरा ध्यान रहता था अपने बच्चे के ऊपर, तो वो उनकी लर्निंग में काफी उनको एनकरेज करती थी. She took him on trips. वो उनको ट्रिप्स में ले जाया करती थी. Bought him telescope, microscope, cameras, mounting materials and other materials required for learning. और सीखने के लिए जितनी भी जरूरतें, चीजों की जरूरत होती थी, मटेरियल्स की जरूरत होती थी, उनकी माँ वो सब खरीद के देती थी, जैसे कि यहाँ पे हमने नाम देखा. एंड अदर मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग. ही लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वाज इन 3rd ग्रेड. जब वो 3रे ग्रेड में थे, 3rd ग्रेड में, तो उन्होंने अपने पिता को खो दिया था. His mother called him Richie and used to assign him mental exercises instead of physical exercises. और जब रात को जब और कुछ करने को नहीं होता था तो क्या करती थी? बच्चे को मेंटल एक्सरसाइजेस देती थी जब वो फिजिकल एक्सरसाइज करना नहीं चाहते थे.
विच ही लाइक्ड अ लॉट, और जिसको वो बहुत पसंद करते थे। जब आप मेंटल एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो ब्रेन होता है बहुत शार्प होता है, और इसीलिए हम मैथ्स करते हैं। जब हम गणित के सवाल जब हम सॉल्व करते हैं तो हम उसमें गुम हो जाते हैं, और वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। इवन चेस इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्पोर्ट, जो आप अगर खेलते हो, इंडोर गेम है, उससे भी माइंड जो ब्रेन है बहुत शार्प होता है। तो इनकी मम्मी को पता था कि जो मेंटल एक्सरसाइजेस हम देते हैं, और उस समय वो देती थी जब वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते थे, जबकि रात के डिनर के बाद। By the time he was in the second grade, Bright had collected all 25 species of butterflies. अब आपको पता है किंडरगार्टन से उनको बटरफ्लाइज कलेक्ट करने का शौक था। तो जब तक वो सेकेंड ग्रेड में पहुंचे, उन्होंने जितने भी उनके एरिया में बटरफ्लाइज थे, 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई, 25 तरह की बटरफ्लाइज को उन्होंने कलेक्ट कर लिया था। रिचर्ड सेड दैट दिस वुड हैव बीन एंड ऑफ दिस बटरफ्लाई कलेक्शन। उन्होंने कहा कि ऐसा मालूम होता था कि बस अब और बटरफ्लाई का कलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 25 स्पीसीज काफी है। But his mother gave him a children's book called The Travels of Monarch X. लेकिन उसी समय उनकी मम्मी ने क्या किया, उनको एक किताब गिफ्ट की। किताब का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ये वो किताब है जो उन्होंने, मम्मी ने अपने बेटे को दिया, रिची को दिया, और ये लिखा हुआ है बाय रॉस ई हचिन्स के द्वारा ये लिखा हुआ है। तो ये जो किताब है, जब उन्होंने इस किताब को देखा, दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, तो उसमें क्या था कि बताया गया जो मोनार्क बटरफ्लाइज है वो चली जाते, माइग्रेट करती है सेंट्रल अमेरिका में। तो जब रिचर्ड ने जब ये पढ़ा तो ऐसा हुआ कि ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, पूरा का पूरा साइंस की दुनिया उनके सामने खुल गई। At the end of book, readers were asked to tag these butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. और इस किताब के अंत में जो रीडर्स है उनको कहा गया कि अगर आपको ये बटरफ्लाइज मिलती है तो आप उनको टैग कीजिए, और डॉक्टर जो फेडरिक ए अर्कार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी टोरंटो कनाडा में है, उनके पास वो जो रिसर्च कर रहे हैं इन बटरफ्लाइज के ऊपर, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये है डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कार्ट, जिन्होंने मोनार्क बटरफ्लाइज पे जो रिसर्च कर रहे थे। The butterfly collecting season around reading last 6 weeks in late summer. तो जो बटरफ्लाई कलेक्शन का जो समय था वो लेट समर में सिर्फ 6 वीक तक ही रहता था। एंड कैचिंग देम वन बाय वन इज नॉट अ गुड आइडिया, और उनको एक करके पकड़ना, टैग करना, ये एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं था। सो रिचर्ड रोज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज बाय रेजिंग एग्स ऑफ फीमेल मोनार्क। तो रिचर्ड ने क्या किया, उन्होंने बटरफ्लाइज की पूरे एक झुंड ही, पूरे ग्रुप में बटरफ्लाइज को उन्होंने क्या किया, अपने बेसमेंट में हर एक स्टेज में डेवलप करना शुरू किया। उन्होंने स्टार्ट किया कैसे किया, फीमेल मोनार्क के एग को रेज किया उन्होंने। ही स्टार्टेड बाय रेजिंग एन एग ऑफ फीमेल मोनार्क इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल। और क्या किया उन्होंने, अब जब एग जो है वो रेज हो रहे हैं तो वो कैटरपिलर बने, फिर प्यूपा बने, फिर एडल्ट बटरफ्लाई बने। तो इस तरह से उनके लाइफ साइकिल का हर एक स्टेज जो है उनके बेसमेंट में अब उपस्थित था। उन्होंने खुद से ये आइडिया निकाला कि एक एक बटरफ्लाई को नहीं पकड़ के मैं क्या करूंगा, एग जो है वो रेस करूंगा। यहाँ पर देखो ये एग है, राइट। उसके बाद ये देखो यहाँ ऐसे बनेगा, फिर कैटरपिलर बन जाएगा, और फिर ये एडल्ट बटरफ्लाई बन जाएगा। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। देन ही टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। उसके बाद वो क्या करते थे कि बटरफ्लाइज के विंग्स को टैग करते थे और उन्हें जाने देते थे। फॉर सेवरल इयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कई सालों तक उनका जो बेसमेंट था वो घर बना हुआ था बहुत हजारों मोनार्क बटरफ्लाइज के, उनके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में।
Eventually he began to lose interest in tagging butterflies. लेकिन धीरे धीरे उनका जो उत्साह था ये कम होता गया और उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा अपना इंटरेस्ट लूज करना स्टार्ट किया. ये देखो, ये मोनार्क बटरफ्लाई है, एन एडल्ट मोनार्क बटरफ्लाई. In the 7th grade, in a county science fair, his entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. तो जब वो 7th ग्रेड में थे तो काउंटी साइंस फेयर हुआ था, वहां पर उनको क्या दिया गया था, उनका टास्क क्या था कि जो फ्रॉग टिश्यूज है, मेंढक के जो टिश्यूज है, उनके स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप से लोगों को दिखाना, which he showed under a microscope. He realized that winners had tried to do real experiments and knew what real science was. लेकिन वहां पे काउंटी साइंस फेयर में जो विनर्स थे, रिचर्ड ने देखा कि उन्होंने तो रियल एक्सपेरिमेंट किया है, उन्होंने सिर्फ ऐसे स्लाइड शो नहीं किया है. और उस समय उनको पता चला कि रियल साइंस होता क्या है. A bright realizes that mere display of something does not mean science. उस समय उन्होंने रियलाइज किया कि सिर्फ किसी चीज को दिखाना, ओनली द शो ऑफ समथिंग डज नॉट मीन साइंस. दिस इज नॉट साइंस. टू विन एट अ साइंस फेयर ही विल हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट. बोले कि अगर साइंस फेयर में जीतना है तो उनको कुछ नया रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. He decided to do something extraordinary monarch butterfly work. तो ये मोनार्क के ऊपर काफी सालों से काम किए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम मोनार्क बटरफ्लाई के साथ ही करूंगा. So he asked to Dr. Urquhart for suggestions. तो चूंकि डॉक्टर अर्कहार्ट को वो टैग करके बटरफ्लाईज के बारे में बताते थे, तो डॉक्टर अर्कहार्ट उनको जानते थे. तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अर्कहार्ट से उन्होंने सजेशंस मांगा कि मैं कैसे साइंस फेयर में कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ इस मोनार्क बटरफ्लाईज को लेकर. For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. तो उन्होंने क्या किया, जब उनका 8th ग्रेड था तो उस प्रोजेक्ट में उन्होंने क्या फाइंड करने का सोचा, वो वायरल डिजीज जो कैटरपिलर्स को किल कर रहे थे बहुत सालों से. थिंकिंग दैट डिजीज माइट बी कैरिड बाय बीटल, ही रोज कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल. उन्हें लगता था कि बीटल्स के कारण जो कैटरपिलर्स है उनको वो वायरल डिजीज लग रहा था. तो उन्होंने क्या किया, कैटरपिलर्स को इन प्रेजेंस ऑफ बीटल्स ही डेवलप करना स्टार्ट किया. बट ही डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट. लेकिन उनको कोई रियल रिजल्ट नहीं मिला. बट ही शोड दैट ही हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट एंड वन. थिंकिंग दैट डिजीज माइट बी कैरिड बाय बीटल, उनको ऐसा लगा कि बीटल से ही ये जो डिजीज है वो कैटरपिलर्स को जा रहा है और वो मर रहे हैं. तो उन्होंने क्या किया, हीरोज कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल. तो बीटल्स के प्रेजेंस में कैटरपिलर्स को उन्होंने डेवलप करना स्टार्ट किया. बट ही डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट. लेकिन उनको कोई रियल रिजल्ट नहीं मिला. बट ही शोड दैट ही हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट एंड वन. लेकिन काउंटी साइंस फेयर में उन्होंने दिखाया कि हाँ, ये मैंने कुछ किया है नया, मैंने एक टॉपिक लिया है और उस पर मैंने काम किया है. जब ये यूनिक चीज लोगों को पता चली वहाँ काउंटी साइंस फेयर में, तो वो अप्रिशिएट हुई और उन्होंने वो साइंस फेयर में उन्होंने भी जीत हासिल की. So what have you learned today? हमने क्या देखा, हमने देखा जो एब्राइट है वो कैसे जब बचपन में उनकी क्यूरियोसिटी थी बटरफ्लाईज के लिए, और यही क्यूरियोसिटी उनकी मम्मी के एनकरेजमेंट के बाद उनके साइंस प्रोजेक्ट्स में उनके काफी काम आ रही थी और वो उसी पर वर्क किए जा रहे थे. तो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू व्हाट हैपेंड व्हेन ही बिकम्स अ रियल साइंटिस्ट. सो गो थ्रू द चैप्टर. आप चैप्टर प्लीज पढ़ो, बहुत अच्छा चैप्टर है. हर एक वर्ड अच्छे से पढ़ना क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. एंड गो थ्रू माय समरी आल्सो. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.